Hello and welcome to all. I'm Prashant. Have an amazing morning to all. And in today's video, we are going to discuss the Hindu current affairs of January 12. ओके तो आज काफ़ी सारे ऐसी स्मॉल न्यूज़ भी है ओके और दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे टेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा डिटेल में भी हम डिस्कस करने वाले ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दी इंडेक्स कि आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वेरी स्मॉल न्यूज़, एक अपडेट कि इंडिया का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये ऑलमोस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक जनवरी तक इस फाइनेंशियल ईयर में 14.7 लाख करोड़ हो चुका है. ओके फिर नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है क्लासिकल लैंग्वेजेस एक्चुअली क्या होती है. ओके जो एक स्टैटिक एज सच पार्ट है आपका, बट द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर had asked PM Modi to include Bengali as a classical language. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको डिस्कस करना है. त्रिशूर पूरम फेस्टिवल वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दैट विच इज फ्रॉम केरला. देन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स. ओके ये अब स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है ये रिसेंटली दिए गए हैं बाय आवर प्रेसिडेंट. ओके तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में हम देखने वाले कि कौन सी क्लीनेस्ट सिटीज है इंडिया में, कौन सी क्लीनेस्ट स्टेट्स है इंडिया में, ओके कौन से क्लीनेस्ट गंगा टाउन इंडिया में है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन टैब्लो जो होता है ये टैब्लो सिलेक्शन के बारे में हमें दिखना है. ओके तो टैब्लो सिलेक्शन, कौन सा टैब्लो सिलेक्शन? रिपब्लिक डे परेड पे जो टैब्लो सिलेक्शन होता है इसकी क्या प्रोसीजर होती है, इसके रिगार्डिंग क्या कंट्रोवर्सी है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड यू नो दैट कि इंडिया मालदीव्स रिलेशंस आर स्ट्रेन्ड नाउ. ओके एंड व्हाई दे आर स्ट्रेन्ड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस. तो उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है कि क्यों आज हमें ये स्ट्रेन्ड रिलेशंस दिख रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो आपको दिखती है 2013 में ही होती है थ्रू इंडिया आउट कैंपेन और बाकी सारी चीजें. तो ये हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से. ओके तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सम स्मॉल टॉपिक्स. तो क्विकली विल ट्राई टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे, दैट इज रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. नाउ व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? देखिएगा अब क्या है कि बजट 2024 विल बी डिक्लेयर्ड सून. ओके नेक्स्ट मंथ बजट एक्चुअली नया अनाउंस होगा हमारा. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी आपको कुछ पर्टिकुलर स्टैट्स, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स रिगार्डिंग इकोनॉमी ये पता होना चाहिए. व्हाई? इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बजट दैट टाइम. ओके तो ऐसे काफी सारे अभी आर्टिकल्स वगैरह ये सब आता रहेगा. तो ये थोड़ी बहुत जानकारी इसकी अगर होगी तो उस वक्त आपको पर्सपेक्टिव आपका ज्यादा क्लियर होता है. ओके इफ यू आर लेट्स से डिस्कसिंग कि 2024 बजट में क्या अनाउंस किया है तो उसको आप इजीली 2023 के साथ कंपेयर कर सकते हो, प्रेजेंट इकोनॉमिक पोजीशन के साथ कंपेयर कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स ओवर हियर. ओके ये आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. व्हाट इज द न्यूज कि देखिएगा बजट 2023-24 जो था, ओके इसमें कुछ एस्टिमेट्स दिए जाते हैं. हर बजट में किसी तरीके के एस्टिमेट्स दिए जाते हैं कि हाउ मच टैक्स कलेक्शन दैट वी आर गोइंग टू हैव. तो इसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के रिगार्डिंग सर्टेन एस्टिमेट्स वेर गिवन. ओके और कब से एस्टिमेट्स होते हैं ये? 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 तक कि लेट से इतना हमारा डायरेक्शन टैक्स कलेक्शन का गवर्नमेंट का टारगेट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्चुअली टारगेट है. ओके तो न्यूज ये है कि इस टारगेट जो है 2023-24 का जो टारगेट है अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें से 80% टारगेट कंप्लीट हो चुका है. हमने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है कर चुके हैं विच इज अराउंड 14.7 लाख करोड़. सो 14.7 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा हो चुका है जो 80% ऑफ द एस्टिमेटेड हमारा टारगेट है. तो वी आर वेल ऑन पाथ ऑफ एक्चुअली अचीविंग व्हाट एवर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वी वांटेड टू अचीव इन दिस ईयर. अभी तो ये जनवरी तक एक्चुअली एस्टिमेशन है बस. ओके जनवरी 10 तक एस्टिमेशन है. ओके इसके आगे तो और भी हमारे पास टाइम है ऑलमोस्ट 31 मार्च तक और उस वक्त और भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा. तो बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड्स कुछ रेटिंग एजेंसीज ये कह रही है कि शायद इस बार जो एस्टिमेशन है हमारा, ओके उस एस्टिमेशन से भी ज्यादा 1 लाख करोड़ जो है हमारा टैक्स कलेक्शन होगा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. ओके तो अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर इस ट्रेंड के हिसाब से हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है ये 19.4% से कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ है. एंड दैट्स अ गुड थिंग. ओके इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट होता है, जो कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज का जो इनकम होता है उस पर जो टैक्स लगता है, इसमें भी हमें ग्रोथ दिख रहा है कि अराउंड 12.3% ग्रोथ हो रहा है. इनकम टैक्स जो है, अब डायरेक्ट टैक्स में तरह मल्टीपल टैक्स, वेल टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स है उसका भी ऑलमोस्ट ग्रोथ तो काफी ज्यादा दिख रहा है हमें. ऑलमोस्ट 27.6% ग्रोथ इज एक्चुअली 27.26% ग्रोथ इज एक्चुअली देयर.
ओके, सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया एज सच। तो आगे देखते हैं अब इसके रिगार्डिंग फाइनल क्या नंबर्स आते हैं, दैट विल बी knowing only after the 31st March itself. Okay, चलिए, now let's go to the next topic, that is classical language. So why we are discussing this topic? Because the West Bengal Chief Minister has recently asked PM Modi to list Bengali as a official, as a classical language. Okay, so what she has said is कि Bengali as a language has almost 2500 years of history. Origin इसका if you trace it goes to almost 2005 years. Okay, fine. And this is a language which is second most spoken language in India according to the Chief Minister of Bengal. और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सेवंथ आप कह सकते हो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है ये बंगाली है. ओके, एंड दैट्स व्हाई बंगाली इज टू बी इंक्लूडेड इन व्हाट दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. अब करंटली इंडिया में कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है, प्लीज टेल मी. ओके, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया करंटली, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. बट एनीवेज इस कॉन्टेक्स्ट में विल डिस्कस कि व्हाट आर क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस वी आर हैविंग एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया. क्लासिकल लैंग्वेज के एज सच जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में. ओके, जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि हेंसफोर सर्टेन लैंग्वेजेस विल बी डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, और फर्स्ट ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाती है तमिल. ओके, तो कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का डिजिग्नेशन दिया जा सकता है, ओके, इसके रिगार्डिंग क्राइटेरिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिया है. कुछ गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा दी गई है. और क्या गाइडलाइंस दी गई है? फॉर एग्जांपल, ओके, अ क्राइटेरिया, अ पर्टिकुलर language should have a recorded history of over 1500 to 2000 years. okay, so almost 1500 से 2000 years की उनकी एक recorded उस हिस्ट्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज की. उस लैंग्वेज का एक प्रॉपर एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए. ऑफकोर्स अब इससे पहले अगर आप 1500 टू 100 ईयर्स जाओ तो आपको सो एंशिएंट ही रहा था, तो उस टाइम का कुछ उसका लिटरेचर होना चाहिए. जो लिटरेचर है, ओवरऑल ट्रेडिशन है उस लैंग्वेज के लिटरेचर की, ओके, ये भी ओरिजिनल ट्रेडिशन होनी चाहिए. इन द सेंस व्हाट, कि ऐसा नहीं कि लिटरेचर जो है ये बाकी किसी लैंग्वेज से बोरोड है, उस लैंग्वेज का ओरिजिनल लिटरेचर वो होना चाहिए. ओके, और जो क्लासिकल लैंग्वेज का उनका लिटरेचर होगा, ओल्डर जो लैंग्वेज होगी और जो मॉडर्न फॉर्म में जो लैंग्वेज है, इसमें डिस्टिंक्शन होना चाहिए. ओके, क्यों? बिकॉज ऑफकोर्स 2000 साल पहले अगर जो लैंग्वेज है और आज जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज होगा उसमें काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं. तो वो क्लासिकल लैंग्वेज और आज का लैंग्वेज का लिटरेचर है, इसमें क्लासिकल हमें डिस्टिंक्शन दिखना चाहिए कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट. ओके, तो बेसिकली एंटिक्विटी मतलब कितनी ओल्ड आपकी लैंग्वेज है और उसका ओरिजिनल कितना लिटरेचर है. ओके, ये कहीं ना कहीं यहां देखा जाता है इस पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेज क्राइटेरिया में. तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीलिम्स के लिए. तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज. ओके, तो इंडिया में करंटली देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस. याद रखना काफी इजी है. ओके, द फर्स्ट उसमें मतलब याद रखा कि संस्कृत, ऐसा नहीं कि संस्कृत फर्स्ट डिक्लेयर हुआ, इट वाज तमिल विच वाज डिक्लेयर्ड, लेकिन याद रखने के लिए इजी है. संस्कृत इज वन. ओके, सेकंड है ओडिया जो मोस्ट रिसेंट जो डिक्लेयर हुआ है 2004 में. ओके, रिसेंट जो है दैट इज ओडिया. तो संस्कृत, ओडिया, ये दो लैंग्वेजेस हो गई और बाकी सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस. ओके, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयालम. तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयालम, चार साउथ इंडियन स्टेट्स की चार लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड ओडिया, ये 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस कहा जाता है. ओके, उसको मतलब कहा जाता है, मतलब दे आर इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट. नाउ what are benefits according to such languages which they are included in the classical languages. Okay, there are couple of benefits for that. The first benefit ये है कि कोई भी लैंग्वेज अगर क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर होती है तो उनको 2 सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स है उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग दी जा सकती है. ओके, फिर देयर इज एन मतलब सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टडीज एक एस्टैब्लिश किया गया है. ओके, और इसी के साथ साथ ओके, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है एटलीस्ट उसमें सेपरेट चेयर्स क्रिएट की जाती है, प्रोफेशनल चेयर्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टडी. ओके, सेपरेट चेयर मतलब सेपरेट कुछ लोगों को वहां अपॉइंटमेंट होगी फॉर दी स्टडीज ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस ओवर हियर. ओके, फाइन, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्पेशली. तो अगर लेट से अगर बंगाली उसमें इंक्लूड हो जाता है तो बंगाली के रिगार्डिंग फिर देयर विल बी सर्टेन ऑफिसर्स या टीचर्स, आप एक्सपर्ट्स किसी को अपॉइंट किया जाएगा. ओके, फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज बेनिफिट्स ऑफ दैट. अब और ऑफकोर्स अगर कोई लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर की गई तो ये उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को, उस लैंग्वेज स्पीकर्स को कहीं ना कहीं एक प्राइड की चीज होती है कि हमारी लैंग्वेज इतनी एंटिक्विटी की, इतना रिच हमारा हेरिटेज है. ओके, और करंटली ऐसा है ना इंसिडेंटली कि जितने भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है
6. All of them are also listed in the 8th schedule as official languages. ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये देखना आप, ये सारी 6 लैंग्वेजेस हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं पार्ट है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग दी दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल. ओके, एंड दैट इज त्रिशूरपुरम फेस्टिवल. तो इसके रिगार्डिंग न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज यही था कि व्हेन दिस त्रिशूरपुरम फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन केरला. ओके, सो दैट टाइम इट शुड बी ए प्लास्टिक फ्री फेस्टिवल इन द सेंस दैट कि वहां जो लोकल बोर्ड है फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करता है, दे शुड नॉट एक्चुअली यूज द प्लास्टिक देयर. ओके, कंप्लीटली प्लास्टिक वहां बैन कर दो. ओके, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट वहां मत रखो जिस मैदान में वहां सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा. ओके, चलो, तो वो दैट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज सच. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज दिस फेस्टिवल. त्रिशूरपुरम फेस्टिवल क्या होता है? तो देखो, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला. एनुअल हिंदू फेस्टिवल है ये. और कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनरली जो मलयालम मंथ होता है, मेडम जिसको कहा जाता है, इस मलयालम मंथ ऑफ मेडम में केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ऑलमोस्ट अप्रैल मई में आता है. ओके, फाइन. सो दैट इज समथिंग ओवर हियर. और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का कहीं ना कहीं स्टार्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है राजा रवि वर्मा जी को. ओके, सॉरी, राजा राम वर्मा जी को. सो राजा राम वर्मा वाज एक्चुअली क्रेडिटेड विद दी की यही इनकी आइडिया थी कि ऐसा कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए जो अब मैडम मंथ में केरला में कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जाता है. तो क्या होता है बेसिकली इस फेस्टिवल में? देखिएगा, जो त्रिशूर है केरला में, okay, इस त्रिशूर और उसके अराउंड देयर आर अराउंड 10 टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट डेटीज. त्रिशूर में और त्रिशूर का अराउंड 10 टेम्पल्स है ऑफ डिफरेंट डेटीज. ये 10 टेम्पल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, ओके, कि ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज लाइक कि उस वक्त क्या होता है इस फेस्टिवल में कि देयर इज अ लॉर्ड शिवा टेम्पल. ओके, और ये लॉर्ड शिवा टेम्पल जो है ये वहां पे है कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ टाउन में, त्रिशूर में लॉर्ड शिवा टेम्पल है. एंड उस वक्त ये सारी 10 डेटीज जो है इस लॉर्ड शिवा को पूजने के लिए यहां आती है. ओके, फाइन. तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल, की दिस इज अ डे वेयर व्हाट हैपेंस कि लॉर्ड शिवा टेम्पल है, लॉर्ड शिवा सेंटर में है त्रिशूर के टाउन के, और फिर आसपास के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, इसके सारे डेटीज विल कम देयर एंड काइंड ऑफ दे विल कम देयर टू लॉर्ड शिवा टेम्पल. ओके, तो दैट्स व्हाई दिस ऑल टेम्पल्स अराउंड दिस विल पार्टिसिपेट इन दिस 10 टेम्पल्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं. तो फेस्टिवल्स का स्टार्टिंग जो होता है ऑलमोस्ट 7 डेज का फेस्टिवल होता है. फेस्टिवल का स्टार्टिंग जो होता है दैट स्टार्ट्स विद दी कोडियट्टम. कोडियट्टम मतलब फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी. ओके, और पकलपुरम के साथ इसका एंड होता है लास्ट डे में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का. और फेस्टिवल में आपको काफी ट्रेडिशनल हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक चेंडा है, मंडलम है. ओके, ऐसे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर. चलो, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग दी स्वच्छ सर्वेक्षण. ओके, इसके रिगार्डिंग बेसिकली ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स. ओके, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है इस बार कॉन्फर किया गया है 2023 ईयर्स के. ओके, फॉर द ईयर 2023 द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हैव बीन गिवन. ओके, और ये किसको दिए गए क्या है, विल डिस्कस दैट. बट बिफोर दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज अवार्ड्स आर डिक्लेयर्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन. और आपको से सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन सी सिटी क्लीन है, कौन सा स्टेट ज्यादा क्लीन है. तो आपको इट्स अ गुड सर्वेक्षण एज सच. और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे सिंस 2016. ओके, ये स्वच्छ क्लीनलीनेस सर्वे जो है ये इंडिया में किया जाता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन सर्वे माना जाता है. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर किया जाता है. ओके, और उस सर्वे के अंडर फिर ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिया जाता है कि कौन सी सिटी सबसे क्लीन है, स्टेट कौन से क्लीन है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अवेयर जो है इसके रिगार्डिंग नोडल मिनिस्ट्री है, दैट वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग, वी विल बी नोइंग ओवर हियर. ओके, अब कैटेगरीज कौन से कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है? क्लीनेस्ट सिटी विथ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन. सिमिलरली क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन. सो 1 लाख पॉपुलेशन से कम जिनका पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें सबसे कौन सी क्लीन सिटी है जिसमें सर्वेक्षण ये किया गया है. ओके, फिर बेस्ट गंगा टाउन या मोस्ट क्लीन गंगा टाउन जो है, फास्ट मूवर सिटी अवार्ड दिया जाता है. इस तरीके से क्लीनेस्ट स्टेट को भी अवार्ड दिया जाता है. क्लीनेस्ट स्टेट विथ मोर देन 100 लोकल बॉडीज, मतलब जो बिगर स्टेट्स है जहां 100 से भी ज्यादा लोकल बॉडीज है, ओके, उनको एक क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया जाता है. वो कैटेगरी होती है. दूसरी लेस देन 100 लोकल बॉडीज की जो स्टेट्स है, एक उनका जो है यहाँ पे एक कैटेगरी होता है. तो ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज में आप कह सकते हो दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज गिवन. तो इस टाइम इस बार के कौन से आप देख सकते हैं कि इसमें विनर्स है.
तो फर्स्ट विनर इसमें है जो जॉइंट विनर है, ओके, इन टर्म्स ऑफ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अगर यहां देखा जाए तो इट इज सूरत एंड इंदौर, ओके। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का और सूरत, ये दोनों को ज्वाइंट ये अवार्ड दिया गया है क्लीनेस्ट सिटी का, ये फर्स्ट है एक्चुअली ज्वाइंटली, ओके। फिर उसके बाद आती है नवी मुंबई, ओके, ग्रेटर विशाखापट्टनम एंड भोपाल। इन टर्म्स ऑफ स्टेट देखा जाए तो महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट स्टेट दिस ईयर, देन एमपी एंड देन छत्तीसगढ़, ओके। फिर ओडिशा तेलंगाना ये आते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो अवार्ड है क्लीनेस्ट सिटी का, मैंने अभी आपको बताया, ये मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन की सिटी के बारे में बात है। अगर लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन की सिटीज अगर देखी जाए तो उसमें सबसे क्लीन आती है महाराष्ट्र में ही अगेन सासवड़, एंड सेकंड है लोनावला, ओके। ये लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन की सिटीज के बारे में। फिर पाटन छत्तीसगढ़ में भी थर्ड है पाटन छत्तीसगढ़ इसमें, ओके। क्लीनेस्ट अगर यहाँ पे गंगा टाउन देखे जाए तो इट इज वाराणसी एंड प्रयागराज। टॉप 2 अवार्ड जो है दिनेश गंगा टाउन के, ये वाराणसी और प्रयागराज को जाता है, ओके। चंडीगढ़ को एक काफी अच्छा अवार्ड है, मुझे लगता है ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट वोन द अवार्ड फॉर सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अवार्ड एक्चुअली, ओके। ये भी देखना चाहिए कहीं ना कहीं कि सैनिटेशन वर्कर्स के लिए कितनी सेफ्टी उस सिटी में या स्टेट में देखा जाता है, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर्स की काफी बार क्या है, डेथ होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो हमारे सोसाइटी के क्लासेस में काफी डिटेल में हमेशा डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से, या सोशल इश्यूज के क्लास में, कि किस तरीके से सैनिटेशन वर्कर्स है, ओके, व्हाट आर हार्म्स कॉस्ट टू देम, क्या इश्यूज है उनके रिगार्डिंग, ओके। सो सैनिटेशन वर्कर्स के रिगार्डिंग ऑल्सो देर इज अवार्ड इन दैट, एंड चंडीगढ़ इज हैज टॉप दैट अवार्ड कि जो सेफेस्ट सिटीज मानी जाती है फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, सेफ्टी प्रोसीजर्स वहां फॉलो किए जाते हैं फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, ओके। देखिए इस अवार्ड में ना हर ईयर एक थीम होता है कोई ना कोई, ओके। जैसे 2023 का थीम था वेस्ट टू वेल्थ, ओके। अब 2024 जो होगा हमारा, उसका थीम होगा रिड्यूस रेस्क्यू एंड रिसाइकल, सॉरी रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, ओके। रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल ये थीम होगा, रेस्क्यू नहीं, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर। चलिए नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग दी टैब्लो सिलेक्शन एंड पॉलिटिक्स अराउंड इट। तो टैब्लो क्या होता है, जैसे यू कैन सी इन पिक्चर, whenever there is Republic Day parade every year, of course it's on 26 January, okay. So 26 जनवरी में इंडिया की रिपब्लिक डे परेड होती है। दिस परेड इज लेड बाय होम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको भी थोड़ा सा याद रखना, ओके। इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु लीड्स दिस पर्टिकुलर पीरियड, दिस पर्टिकुलर परेड, ओके। दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। और इस परेड में ऑफकोर्स इंडिया जो है, हम अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ है, अपनी कल्चर है, ये कहीं ना कहीं डिस्प्ले करना चाहता है। एंड दिस परेड इज नॉट ओनली काइंड ऑफ फेमस इन इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड फेमस एक्चुअली, ओके। वन ऑफ द जो लार्जेस्ट परेड शायद हो सकती है वर्ल्ड में, उसमें से एक इंडिया की कहीं ना कहीं परेड है। और जितनी डाइवर्सिटी इंडियन परेड में दिखता है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो हमारी मिलिट्री ट्रूप्स ही अलग अलग है, इतनी तरीके से मिलिट्री हमारी अलग अलग, आप देखते हो कि आर्मी की अलग अलग हमारी ट्रूप्स होती है, उनके अलग अलग ड्रेसेस होते हैं सारे, तो वो उसमें होते हैं। एंड इट्स एन अमेजिंग इवेंट, लाइक यू कैन व्हेनेवर यू आर, इफ यू गेट अ चांस, you can actually visit this, you can attend this parade on 26 Jan, okay fine, it's a very good experience, fine। तो of course इस परेड के दौरान we try to showcase our cultural heritage, और कल्चरल हेरिटेज में काफी सारे स्टेट जो है उनको कहा जाता है कि आप आपके कल्चर जो है यू शुड ट्राई टू शो इट थ्रू दिस टैब्लोज। ऐसे टैब्लोज उनके लाए जाते हैं, काइंड ऑफ एक रथ जैसा आता है हर स्टेट का, और उनको कहा जाता है कि आप शोकेस करो। तो हर स्टेट के आपको टैब्लो इसमें हर ईयर परमिट नहीं किए जाते, कुछ कुछ स्टेट्स के टैब्लो इसमें परमिट किया जाता है, ओके फाइन। तो उसके रिगार्डिंग नाउ देयर इज अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है कि रिसेंटली क्या हुआ है इस रिपब्लिक डे परेड में, कि 3 स्टेट से स्पेशली दिल्ली, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, सारे तीनों स्टेट्स के टैब्लो जो है इस बार रिजेक्ट किया गया है। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस परेड दिस ईयर, ओके। तो याद रखना फिर से, नॉट एवरी ईयर की हर स्टेट का टैब्लो एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, ओके। रिजेक्ट किए जाते हैं, तो ये इसी रिजिम में हो रहा है ऐसा नहीं, पहले भी ऐसा ही होता था, उसकी एक प्रोसीजर होती है, उस वजह से होता है। बट इंसिडेंटली ये हुआ कि ऑल दीज 3 स्टेट्स आर अपोजिशन पार्टी स्टेट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे अपोजिशन पार्टी रूलिंग स्टेट से है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, वेस्ट बंगाल में इट्स तृणमूल कांग्रेस। एंड देन दैट्स व्हाई दीज स्टेट्स हैव अक्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग आवर टैब्लो। इसके अगेंस्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट्स का डिफेंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है कि देखिएगा, एवरी ईयर देयर इज अ थीम फॉर दिस टैब्लोस, ओके, और अगर आपका टैब्लो इज in line with that particular theme, we select that. If it is not in line with that particular theme, we don't select that. And this happens every year. और सेंटर का ये भी कहना है कि देखिएगा, लास्ट 8-10 साल में पंजाब का 6 to 7 बार टैब्लो सिलेक्ट किया गया है हर ईयर में। इसी तरीके से दिल्ली का भी सिलेक्ट किया गया है, वेस्ट बंगाल का भी 5 ऑलमोस्ट बार पार्टिसिपेट कर चुका है। ओके, सो इट इज रॉन्ग टू से कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, तो इस बार की क्या थीम है इसकी? व्हाट इज द थीम दिस ईयर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बार की थीम है इसका विकसित भारत, दैट इज डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मातृत्व, मतलब इंडिया अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उस थीम पे कहीं ना कहीं उनको अपना टैब्लो जो है ये प्रेजेंट करना है। बट एनीवेज दैट इज वन थिंग। नाउ क्या प्रोसीजर होती है ये भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए ना। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी रिपब्लिक डे परेड होता है ये कोऑर्डिनेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो ये भी आपको एक प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द मिनिस्ट्री दैट कोऑर्डिनेट्स होल रिपब्लिक डे परेड। दैट इज वन थिंग। सेकंड, टैब्लो सिलेक्शन की भी इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। कैसे प्रोसीजर होती है? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये पहले इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशंस इनवाइट करता है कुछ मंथ्स पहले। ओके, सो देयर इज अ थीम दैट इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थीम डिक्लेयर की जाती है कि दिस इज अ थीम, ओके, और थीम बेस्ड जो है आपके जो भी टैब्लो का आइडिया है ये आइडिया स्टेट्स को सबमिट करना होता है। ओके, फिर इस आइडियाज का प्रॉपर स्क्रूटिनी होती है। ओके, फिर उस आइडियाज के 3D मॉडल्स जो है ये भी स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं। स्मॉल जो मॉडल्स होते हैं ना टैब्लो के, ये इस तरीके से होगा ये सारा चीज। ओके, और फिर उसमें से कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि यू कैन ऑफ कोर्स कम टू परेड एंड हैव दैट टैब्लो ओवर देयर। ओके, फाइन। तो ये एक प्रोसीजर एक्चुअली इसकी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स हमेशा, ये आज इस गवर्नमेंट के अंडर नहीं हुआ, इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट के अंडर भी होता था कि हमेशा जिस स्टेट गवर्नमेंट के इसमें सिलेक्ट नहीं होता है सो दे काइंड ऑफ से कि नहीं ये पॉलिटिकल इशू उसमें बनाया जाता है। ओके, अब इसमें कितना ट्रांसपेरेंसी होता है सिलेक्शन में, कितना नहीं होता, वी डोंट नो दैट, बट दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज इंडिया मालदीव्स रिलेशंस एंड रिसेंट स्ट्रेन इन देयर टाइज। अब देखो ये टॉपिक हमने करंट एस्पेक्ट का ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो हुआ क्या है, वी नो दैट पर्टिकुलर थिंग कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है ही हैड गॉन टू लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में जाने के बाद ही हैड ट्वीटेड सर्टन फोटोज ऑफ हिम कि लक्षद्वीप में जाके हाउ दे ही हैड टेकन, वी कैन से कि जो वहाँ का टूरिज्म है, ओके, उस तरीके से ही हैड गॉन देयर, ही हैड डन इवन स्नॉर्कलिंग ओवर देयर, और उनके फोटोज ट्वीट किए और इंडियंस को भी अपील किया है कि यूके शुड आल्सो विजिट द लक्षद्वीप। लेकिन इससे प्रॉब्लम किसकी हुआ? ओके, दैट इज मॉलडीव्स को। सो मॉलडीव्स के कुछ ऐसे आप कह सकते हो, ओके, कि 3 मिनिस्टर्स थे, दिस मिनिस्टर्स हैड ट्वीटेड सर्टन थिंग्स अगेंस्ट इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, ओके, विच वाज वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ मिनिस्टर और अ स्टेट्समैन और वुमन। ओके, तो जो ट्वीट थे देयर वर नॉट गुड ट्वीट्स, तो ऑफकोर्स इंडिया ने ऑब्जेक्शन लिया, दिस मिनिस्टर्स वेर सस्पेंडेड, और उसी वक्त काफी बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड भी ट्विटर पे चलने लगा। ओके, काफी सारे मालदीव्स के हमारे जो टूरिस्ट के आप कह सकते हो बुकिंग्स थे ये भी कैंसिल हो गए, लोगों ने कैंसिल कर दिया। ओके, तो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन वाज क्रिएटेड बिटवीन इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो भी आज हो रहा है, ओके, ये इशू जो है, दिस इशू गोज बैक टू 2013 ऑलमोस्ट। ओके, और इसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ा चाइना एंगल भी है। ओके, और इसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ा इंडिया आउट कैंपेन जो है, ओके, इस इंडिया आउट कैंपेन का भी आप कह सकते हो रीजन है। ओके, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आज ऐसा क्यों हुआ है, व्हाई दिस फॉलोआउट इज देयर टुडे, दिस फॉलोआउट इज नॉट बिकॉज कि जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड गॉन देयर टू लक्षद्वीप, ओके, और लक्षद्वीप में जाने के बाद कुछ उनके मिनिस्टर्स ने खराब रिमार्क दिए तो ऐसे स्ट्रेंस हो गए हमारे में, नहीं, वो दैट इज द जस्ट आपको दिख रहा है कि अभी उसका ऐसा रिजल्ट दिख रहा है। ओके, ये स्ट्रेन इंडिया मालदीव रिलेशंस में काफी पुराना है और उसके पीछे का पॉलिटिक्स आप थोड़ा समझ लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो व्हाट इज द इशू रिगार्डिंग दैट? सी देखिएगा, इफ यू सी ओवर हियर, ये आपको इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, ऐसे कुछ वी कैन सी दिस पीपल, ओके, पार्टिसिपेटिंग इन द इंडिया आउट कैंपेन ओवर हियर, इंडियन मिलिट्री आउट, ठीक है, ये सारा कैंपेन है। ओके, फाइन। तो अब देखते हैं क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड एक्चुअली। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये इंडिया मालदीव रिलेशंस में रिसेंट ट्रेंड जानने के लिए। देखिएगा होता क्या है
कि एज सच देखा जाए तो मॉलडीव्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन. स्ट्रेटेजिकली इट्स इंपॉर्टेंट. Okay, in terms of security is important for us. Okay, and over the period of time Indian Maldives relations have been cordial. Okay. Okay, ऑपरेशन कैक्टस क्या है मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. प्लीज टेल मी व्हाट इज द ऑपरेशन कैक्टस. ओके, प्लीज टेल मी दैट इन कमेंट सेक्शन. फाइन. सो वी हैड अ वेरी वी कैन से कॉर्डियल रिलेशंस ओवर हियर. अब होता क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड इन 2013. ओके, यू विल फाइंड कि मॉलडीव्स काइंड ऑफ हैज टेकन अ प्रो चाइना टर्न. रादर देन इंडिया के फेवर में टर्न जो है मॉलडीव्स का कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि प्रो चाइना टर्न होता है. और कैसे होता है? 2013 में a new president gets elected in Maldives. Okay, a president from Progressive Party of Maldives that is called as अब्दुल्ला यामीन. और अब्दुल्ला यामीन जो है 2013 से लेके 2018 तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहते हैं. ओके, और उनकी स्टेटेड पॉलिसी कहीं ना कहीं प्रो चाइना एंड एंटी इंडिया पॉलिसी थी, ऐसा हम कह सकते हैं. उस वक्त चाइना का जो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें भी मालदीव्स पार्टिसिपेट करता है अंडर दिस हिज प्रेसिडेंसी ओनली. ओके, सो 2013 से 18 तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट मालदीव्स में होता है हु वाज प्रो चाइना. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आल्सो स्टार्ट लाइक गेट इंक्लूडेड इनटू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आल्सो. ओके, फाइन. फिर 18 में क्या होता है? रेजिम चेंज विल हैपन. ओके, एंड न्यू प्रेसिडेंट विल कम टू मालदीव्स दैट इज कॉल्ड एज इब्राहिम सोली. Okay, Ibrahim Mohammed Solih became the next, we can say, president of the Maldives. Okay, and he of course was kind of we can say favoring India. वो इंडिया को फेवर कर रहे थे. He had said, ठीक है, कि इंडिया जो है is our close one of the closest bilateral partners. Okay, we are going to adopt the India first policy to establish the closer relationship with India. Okay, तो दैट्स व्हाट ही हैड एक्चुअली सेड. और काफी हमारे रिलेशंस उस तरह आप कह सकते हो कि 2018 के बाद इंप्रूव भी होता है. ओके, बट अब देखना 2018 में देयर इज अ पर्सन हु इज प्रो इंडिया हु इज इन पावर. ओके, एंड द पर्सन हु वाज एंटी इंडिया दैट इज अब्दुल्ला यामीन वाज इन अपोजिशन. तो अब्दुल्ला यामीन हु वाज इन अपोजिशन और अदर सर्टन अपोजिशन पार्टीज दे स्टार्ट अ कैंपेन आफ्टर 2018 एंड दैट इज कहा जाता है इंडिया आउट कैंपेन. और इस इंडिया आउट कैंपेन में वो क्या नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिएगा इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इज देयर इन मॉलडीव्स एंड दिस प्रेजेंस इज इंक्रीजिंग एंड दे आर काइंड ऑफ सेइंग कि इंडिया मिलिट्री यू शुड बी गोइंग आउट ऑफ द मॉलडीव्स ओवर हियर. ओके, उसी टाइम पे और एक डील होता है 2021 में साइन इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में. ओके, दैट वाज रिगार्डिंग एस्टैब्लिशिंग द नेशनल डिफेंस हार्बर इन मॉलडीव्स. जो कोस्ट गार्ड है, मॉलडीव कोस्ट गार्ड है, उनका एक नेशनल ज्वाइंट हार्बर जो है एक एस्टैब्लिश करने का इंडिया और मॉलडीव्स में डील होता है. ओके, तो अगेन ये एंटी इंडिया कैंपेन जो है, इंडिया आउट कैंपेन और स्ट्रांग होता है. अब मॉलडीव्स में आती है इलेक्शंस 2023 में. ओके, और 2023 इलेक्शन में मेन जो प्रचार का मुद्दा हम जिसको कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया आउट था अपोजिशन पार्टीज का. ओके, तो अब्दुल्ला यामीन जो कहीं ना कहीं इस इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रहे थे, ही कुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ 2023. ही वाज पुट इन जेल. पुरानी केसेस, काफी सारे पॉलिटिकल इश्यूज उस वक्त थे. लेकिन उस इंडिया आउट कैंपेन के ही अब्दुल्ला अमीन के ही एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटर है. ओके, हुज नेम वाज मुइज्जू. ओके, ही एंटर्स दी पोल फ्रे और प्रेसिडेंट मुइज्जू जो है ये फिर इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट इन 2023. ओके, तो अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए, यू कैन सी इन पिक्चर. ओके, फाइन. इनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू है 2023 में जो प्रेसिडेंट बनते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया आउट कैंपेन के पार्टिसिपेंट थे. अब्दुल यामीन के काफी क्लोज एड थे. ओके, और यही अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं. एंड दैट्स व्हाई यू सी हिज पॉलिसीज बीइंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट इंडिया एंड इन फेवर ऑफ चाइना. ओके, और कैसे कंसिस्टेंटली है? द मोमेंट ही बिकम्स प्रेसिडेंट इन 2023, ऐसा एक कहीं ना कहीं ट्रेडिशन है कि व्हेनेवर न्यू मालदीवियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, द फर्स्ट कंट्री दे विजिट शुड बी इंडिया. जनरली इंडिया ये कंट्री होती है जो फर्स्ट कंट्री वो विजिट करती है. इवन अब्दुल्ला यामीन ऑल्सो इन 2013, दो ही वॉज प्रो चाइना, ही हैड विजिटेड इंडिया फर्स्ट टाइम. Okay, but the President Muizzu actually taken it to took it to the next level. वो first visit करते हैं टर्की को. Okay, after that he even visited UAE. Now couple of days back he has visited China. और चाइना को विजिट करने के बाद what he says कि China is a valued and integral collaborator of the, we can say, Maldives over here. So he is showing that consistent pro-China and anti-India stance, and it's not only pro-China stand, it is also anti-India stance. In the sense what कि वो जो प्रेसिडेंट बनते थे पहला जब उनका स्पीच होता है तो उस फर्स्ट स्पीच में ही इज सेइंग, एंड व्हाट इज सेइंग एक्चुअली दैट
समवेयर इंडियन ट्रूप शुड बी विड्रॉन फ्रॉम द मॉलडीव्स, वही वो इंडिकेशन देते कि इंडियन ट्रूप्स मॉलडीव से विड्रॉ करना चाहिए। ओके फाइन। फिर एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ओके, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में श्रीलंका, मॉलडीव्स, मॉरिशस, मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 3 ट्रेडिशनल मेंबर्स थे, इंडिया, श्रीलंका, इसको भी थोड़ा सा याद रखना, और मॉलडीव्स। एक मरीटाइम सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हमारा कॉन्फ्रेंस होता है। ओके, और इसमें अब मॉरिशस भी ऐड हो चुका है। तो मॉरिशस, इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स, दिस 4 कंट्रीज, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल अटेंड दैट एज अ मेंबर, कुछ ऑब्जर्वर्स भी उसके हैं। ओके, लेकिन इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी मॉलडीव्स में अपना रिप्रेजेंटेटिव इस बार नहीं भेजा था। ओके फाइन, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और आगे देखिए क्या करते ही है, अब इंडिया और मॉलडीव्स के ट्रेडिशनल कुछ एग्रीमेंट्स है, जैसे 2019 में हमारा एक एग्रीमेंट था, व्हाट वाज दैट, दैट इज रिगार्डिंग दी हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जो मॉलडीवन सी है उसका हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एक एग्रीमेंट है, जिसमें मॉलडीवन अथॉरिटीज और इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवीज, ये सारा साथ में सर्वे करते। तो इस बार इनके, और हर बार ये एग्रीमेंट रिन्यू भी होता है, इस बार इनके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद द इंडिया ओवर हियर। Okay, so this is how consistently he has taken an anti-India and pro-China stand. Okay, और you will find कि इनका अब ऐसे प्रेसिडेंट है मॉलडीव्स में who is openly a pro-China person, we can say. Okay, and that's why अब जो फॉलोआउट हमें दिखता है वो उसी का कहीं ना कहीं रिजल्ट है। Okay, so it is not only about कि our prime minister goes to Lakshadweep and उसके बाद ये सारा शुरू हुआ है। Okay, it has started right in 2013, the politics was going on, and even elections in Maldives were kind of, we can see, India out campaign पे fight किए गए थे। Okay, चलेगा। So now with this we are going to end this particular class. Okay, fine, thank you, thanks a lot.